press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में पढ़े थे कुछ न्यूमेरिकल्स, और मैंने आपको बताया था कि जब दो फोर्सेज किसी एंगल पे काम कर रहे हों तो उनका परिणामी बल जो है वो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे और किस प्रकार से उनकी दिशा ज्ञात करेंगे। उसी क्रम में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और हमारे पास हैं जिनकी सहायता से हम अपने टॉपिक अध्यारोपण के सिद्धांत को और अधिक अच्छे से समझ पाएंगे और भविष्य में इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स को हम आसानी से हल कर पाएंगे। ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आईआईटी, जेई और जो अपनी एररलेस फिजिक्स होती है, जो आईआईटी जेई के लिए होती है, नीट के लिए होती है स्पेशली, उन्हीं के लेवल के क्वेश्चन हैं। वही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्टल क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि चार समान आवेश हैं, यानी बराबर परिमाण के चार आवेश हैं जो एक एल भुजा वाले वर्ग के कोनों पर रखे गए हैं। तो लैंग्वेज के हिसाब से मैंने यहाँ पे डायग्राम तैयार कर दिया कि चार बराबर परिमाण के आवेश हैं, यानी क्यू क्यू ले लिए, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। बराबर परिमाण के हैं, प्रकृति इनकी धनावेश है। ए बी सी डी एक वर्ग है, एल भुजा का है, यानी प्रत्येक भुजा एल होगी। तो आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि किसी भी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल कितना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी आप एक आवेश चूज करेंगे तो अन्य आवेशों से वो बराबर दूरी पर होंगे। जैसे यहाँ ये आवेश अगर मैं लेता हूं तो ये इस आवेश से एल दूरी पर है, इससे भी एल दूरी पर है, और यहां से आप विकिरण की सहायता से दूरी ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार अगर ये आप आवेश लेते हैं तो ये बराबर एल दूरी है, ये विकिरण आ जाएगा जो बराबर है। तो इस प्रकार कोई भी एक आवेश आप ले लीजिए, बाकी सारे आवेश जितने भी आप लेंगे प्रत्येक का परिमाण तो बराबर ही आएगा, लेकिन दिशा में डिफरेंस आएगा कि दिशा इनकी अलग अलग होगी। तो हमें वो ही ज्ञात करना है। तो पहले इस डायग्राम में ये देखो कि जैसे मान लेता हूं मैं बी पॉइंट पे मेरे को आवेश ज्ञात करना है, परिणामी बल ज्ञात करना है अन्य आवेशों के कारण। बी पर जो आवेश क्यू है इस पर कितना बल लगेगा। तो पहले इसकी बात करते हैं। ए बी भुजा के अंतर्गत जो है एल लंबाई की जो है, ये क्यू आवेश इस क्यू आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिसकी दिशा किधर होगी, इस दिशा में होगी। मान लेते हैं उसको एफ ए वेक्टर हमने कह दिया। ये सी पे जो क्यू आवेश है ये इस क्यू आवेश पर किधर बल लगाएगा, ये नीचे की तरफ लगाएगा, क्योंकि प्रतिकर्षण का बराबर परिमाण के हैं। तो इसको मैंने कह दिया मान लो एफ सी वेक्टर। फिर अपने पास एक आवेश हो रह गया, ये बी से कितनी डिस्टेंस पे है, ये विकिरण के बराबर है। और जब एल भुजा वर्ग की तो विकिरण क्या होता है, एल रूट 2 होता है। अगर वैसे नहीं पता तो आप यहां से विकिरण खींच के और पाइथागोरस प्रमेय से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो एल रूट 2 आएगा, यानी कि इसके कारण इस पे जो परिणामी बल की दिशा आएगी वो डायरेक्ट इसके सेंटर में आएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं ये जो है दोनों 90 डिग्री के एंगल पर हैं, और ये जो डी बी के कारण जो बल होगा ये इस भुजा के अनुदिश से ये इसके साथ भी 45 डिग्री का कोण बनाएगा और इसके साथ भी 45 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हमें बस इतनी चीजें हल करनी है, और ये वही कंडीशन होगी, दो बल हैं एफ ए और एफ सी जो एंगल पे काम कर रहे हैं, और उनका परिणामी जो है वो ये एफ डी वेक्टर आप इसे कह सकते हैं, ये दर्शाता है। तो अब आपको पता है कि जो ए के कारण फोर्स है वो एफ ए वेक्टर है जो इस दिशा में है, और सी के कारण जो फोर्स है यानी सी पर स्थित आवेश के कारण है वो एफ सी वेक्टर है। और एफ ए वेक्टर और एफ सी वेक्टर दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर हैं। तो जब कोई दो फोर्स एक दूसरे के साथ एंगल बनाते हैं तो उनका परिणामी आता है। ये मैंने कल आपको बताए थे कुछ कंडीशन के हिसाब से। तो उसके परिणामी को मैंने मान लिया एफ वेक्टर, एफ डैश वेक्टर मान लिया। सपोज करें एफ डैश, कुछ भी मान सकते हैं आप, एफ डैश वेक्टर इनका परिणामी मानना मैंने। लेकिन डी के कारण यानी डी पर स्थित आवेश के कारण भी इस आवेश पर जो बी पर है उस पर भी एक फोर्स लगेगा, उसको मान लिया एफ डी वेक्टर। उसकी दिशा भी तो यही होगी, बिल्कुल इसके बीचों बीच बार की ओर यही होगी। तो इस दिशा के अंदर दो फोर्स आ गए एक ही दिशा में, एक तो एफ ए और एफ सी का परिणामी, और एक इस डी पर स्थित आवेश के कारण एफ डी वेक्टर जो फोर्स है। तो पहले अपने इन दोनों का अलग अलग मान ज्ञात करना है और फिर दोनों को जोड़ देना है।
तो अपना रिजल्ट आ जाएगा इस बी पर स्थित आवेश पर इन तीनों के कारण कितना फोर्स है वो कुल लगेगा। तो सबसे पहले बी डी बराबर L√2, ये तो आ ही जाएगी, ये तो विकिरण है। फिर आप देखोगे कि जब आपको एफ ए और एफ सी का मान ज्ञात करना है, पहले परिमाण, तो एफ ए का मान ज्ञात करोगे आप तो कूलाम नियम से ज्ञात करोगे, क्योंकि दो आवेश हैं परस्पर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो एल दूरी उनके बीच की है, तो क्या होता है के Q1 Q2 होता है, लेकिन दोनों ही क्यू परिमाण के हैं तो के क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे बीच की दूरी कितनी हो जाएगी एल स्क्वायर। उतनी दूरी ये यहाँ पे है सी के वाले के लिए, और उतना ही आवेश है दोनों का, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा। एफ ए के वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर एफ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। लेकिन आप इसमें देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो जब ये दो आपस में 90 डिग्री कोण बनाएंगे तो मैंने एक तरीका बताया था कुछ नियम लगा के इनका परिणामी ज्ञात करना। तो इनका परिणामी मान लिया एफ डैश वेक्टर, ये माना मैंने एफ डैश वेक्टर, तो एफ डैश वेक्टर बराबर क्या होगा √FA² प्लस FC² प्लस 2FA/FC, और उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये पर तो जीरो ही हो गया, कोस 90 का मान जीरो होता है। तो FA² प्लस FC² बराबर देखो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो दोनों को मैं ऐड हो जाएंगे, दोनों बराबर ही है, तो उसको मैंने FA मान लिया दोनों का टोटल। तो ये हो गया 2FA², और अंडर से √2 रह जाएगा, और F² का FA बाहर आ जाएगा, तो √2FA मान आ गया एफ वेक्टर डैश का, यानी कि इन दोनों फोर्स का परिणामी। लेकिन इस डी पर स्थित आवेश के कारण भी बी पर स्थित आवेश पे एक बल लग रहा है, जिसको हमने कहा एफ डी वेक्टर। अब हमें यह भी ज्ञात करना होगा, तो ये ज्ञात करने क्या करें, एफ डी वेक्टर बराबर क्या होगा, आवेश तो दोनों बराबर ही है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन दूरी की जगह क्या आ जाएगा, दूरी विकिरण के बराबर है यहाँ, और विकिरण कितना है L√2, तो नीचे स्क्वायर होता है, तो √2 है वो तो 2 हो जाएगा, एल की क्या हो जाएगा L²। अब एफ डी भी उसी दिशा में है जिस दिशा में इन दोनों का परिणामी है, यानी एफ डैश वेक्टर। तो टोटल निकालने के लिए दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो कुल परिणामी बल कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर बराबर है एफ डैश वेक्टर प्लस के एफ डी वेक्टर। तो एफ डैश वेक्टर का मान कितना था √2FA, और एफ ए का मान कितना था के क्यू स्क्वायर अपॉन L² प्लस के एफ डी वेक्टर का मान कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन L².2। तो यहां से आप देखेंगे कि के क्यू स्क्वायर अपॉन L² है, यहां से आ जाएगा कॉमन, और अंदर रह जाएगा √2 प्लस 1/2। तो ये परिणामी बल जो है वो किस पे आ जाएगा, बी पर स्थित आवेश पर यहां पर आ जाएगा। और इसकी दिशा बतानी हो तो दिशा किधर होगी, DB के अनुदिश। आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा DB के अनुदिश, DB के अनुदिश इसकी दिशा जो है वो होगी। बिल्कुल इसी प्रकार से आप किसी दूसरे आवेश पे भी ज्ञात कर सकते हैं, परिमाण तो इतना ही आएगा लेकिन उसकी दिशा जो है वो बदल जाएगी। अपने पास एक दूसरा प्रश्न है जिसमें यह कहा गया कि दो Q परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर R दूरी पर रखे हैं और उनके मध्य बिंदु पर स्मॉल q परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है मध्य बिंदु पर। तो इसका मान यानी इस q का मान क्या हो और प्रकृति क्या हो कि निकाय अधिकतम संतुलन में रहे। ये पूरा सिस्टम है वो संतुलन में रहना चाहिए, कोई भी आवेश अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। तो जैसा कि प्रश्न में बताया गया उस हिसाब से हम डायग्राम बना लेते हैं। ये प्रश्न है वो काफी इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार तो ये फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है और इस टाइप के क्वेश्चन है वो नीट IIT में बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि ये काफी कॉन्सेप्टल क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पे Q आवेश है कैपिटल Q और यहाँ पे कैपिटल Q आवेश है, बराबर कितनी दूरी पर है वो R दूरी पर है, जैसा कि हमें बताया गया R दूरी पर रखे हैं A और B पॉइंट पर। बिल्कुल उनके सेंटर में एक स्मॉल q आवेश रखा गया। तो हमें इस स्मॉल q आवेश की प्रकृति और मान बताना कि कितना हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटर में है तो ये दूरी जो है वो कैपिटल Q से स्मॉल q की कितनी हो जाएगी R/2 और ये भी कितनी हो जाएगी R/2। अब इसकी प्रकृति चाहे कैसी भी हो, ये प्लस q ये चार्ज जो है कैपिटल Q और ये कैपिटल Q दोनों समान परिमाण के हैं और इससे बराबर दूरी पर हैं। तो ये दोनों तो इस पे बराबर फोर्स लगाएंगे, यानी इस Q पे तो इनके कारण तो परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। ये बात इसमें आ गई कि Q मध्य बिंदु में है तो Q पर परिणामी बल तो शून्य होगा क्योंकि ये दोनों बराबर परिमाण के हैं और बराबर दूरी पर रखे हुए हैं। लेकिन हमें पूरे सिस्टम को संतुलन में करना है, यानी ये कैपिटल Q है वो ये अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए, यानी इस पे कोई फोर्स परिणामी नहीं लगना चाहिए।
और इस पे भी नहीं लगना चाहिए, तभी अपनी जगह पे रहेंगे और तभी ये क्या होंगे, संतुलन में रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस आवेश पर भी परिणामी बल 0 होना चाहिए, इस पर भी 0 होना चाहिए, इस पर भी 0 होना चाहिए, और सारा सिस्टम निकाय है वो संतुलन में हो। तो इसके लिए क्या जरूरी है, ऐसा क्यों है ये बता देता हूं मैं। जैसे मान लो इसका प्रकृति आवेश हमें अब नहीं पता है, हमने स्मॉल क्यों रखा, हमें नहीं पता ये प्लस है ये माइनस है, हमें तो ज्ञात करना है। लेकिन आप सोचो कि ये प्लस है और ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है बी पर, अगर ये भी प्लस का हुआ, इसका परिमाण जो भी है, तो ये भी तो इस पर प्रतिकर्षण लगाएगा, तो क्या संतुलन में रहेगा, नहीं रहेगा। अगर इस पे ज्ञात करना चाहते हैं तो ये इस पे प्रतिकर्षण लगाएगा इस दिशा में, जिसे आप बी कह सकते हैं, ए के कारण मैंने आप ए वेक्टर कह दिया, और ये भी इस पे लगाएगा। तो एक बात तो यहाँ पे सिद्ध हो जाएगी कि ये भैया माइनस का होना चाहिए, माइनस क्यू जो माइनस का होना चाहिए, ताकि दोनों को ये आपस में बांधे रखें। लेकिन अब ये ए पर भी हम लागू कर सकते हैं बात, और बी पर भी लागू कर सकते हैं। हमने मान लिया बी पर कि बी पर स्थित आवेश के पर अपने टोटल बल बताना है, तो ए के कारण बी पे फोर्स लगेगा, वो तो एफ ही वेक्टर होगी, इसकी दिशा ये होगी प्रतिकर्षण की, और ये जो है इसको हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा, तभी तो होगा ना ये कि संतुलन में रहेगा, और हम वो मान ज्ञात करेंगे नेगेटिव। तो मैंने मान लिया कि इस पे ये फोर्स लगाता है इधर, इसको मैं लिख देता हूं, ये पॉइंट आपका मान लो ओ पॉइंट है, तो एफ ओ वेक्टर हो गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये आवेश जो है इस पे ये आकर्षण का बल लगाएगा, और एफ ओ वेक्टर मैंने इसको कह दिया, और ए जो है वो बी पर लगाएगा एफ ही वेक्टर, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, तभी इस पर क्या होगा, परिणामी बल 0 होगा। ये अपनी कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो पूरे निकाय के संतुलन के लिए ए व बी पर स्थित आवेशों क्यू पर भी बल क्या होना चाहिए, 0। इनमें से हमने बी पर मान लिया, तो माना बी पर स्थित आवेश के संतुलन के लिए क्या होगा, एफ 0 वेक्टर प्लस एफ वेक्टर बराबर क्या होगा, 0। इन दोनों का टोटल 0 होना जरूरी है, तभी ये निकाय संतुलन में रहेगा। तो इस बी पर जो स्थित आवेश है कैपिटल क्यू, इस पर परिणामी बल 0 होने के लिए क्या जरूरी है कि एफ 0 वेक्टर और एफ वेक्टर का योग क्या हो, 0 होना जरूरी है, तभी ये संतुलन में होगा। तो हमने उसी हिसाब से लिख दिया एफ वेक्टर प्लस एफ 0 वेक्टर बराबर 0, पक्षांतरण कर दिया, एफ वेक्टर बराबर आ गया माइनस के एफ 0 वेक्टर। अब इनके मान ज्ञात कर लेते हैं कूलाम नियम से। तो आप देख सकते हैं कि एफ वेक्टर किसके कारण है, इस ए पर स्थित आवेश के कारण है, और इससे बी कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है, जो उनके बीच की डिस्टेंस है, और दोनों आवेश कैपिटल क्यू है, तो क्या हो गया के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, फिर आ गया बराबर माइनस का निशान। एफ नोट किसके कारण है, एफ नोट है बी पर स्थित आवेश कैपिटल क्यू और ए पर स्थित आवेश स्मॉल क्यू के बीच में, जिनकी दूरी है बीच की आर बटे 2। तो माइनस के क्यू कैपिटल क्यू बटे आर बटे 2 का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बटे 4। तो यहां से आप देखेंगे तो ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, के से के क्रॉस हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा कैपिटल क्यू, इधर बचेगा स्मॉल क्यू माइनस, और ये जो बटे में 4 है ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से हमें मान ज्ञात करना था स्मॉल क्यू का, तो आ जाएगा माइनस क्यू बटे 4। ये आ गया अपना रिजल्ट। माइनस तो ये बताता है कि ये जो आवेश यहाँ पे रखना होगा अपने को, वो विपरीत प्रकृति का रखना होगा। जो ए और बी पर जो जिस प्रकृति के आवेश हैं, यहाँ पर हमने धनावेश ले रखे मान लो, तो हमें ऋणावेश लेना होगा, और अगर यहाँ पे ऋणावेश होंगे तो हमें धनावेश लेना होगा। और परिमाण कितना होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए कि जितना इनका परिमाण है उसका 1/4 परिमाण होना चाहिए, तब पूरा सिस्टम वो क्या रहेगा, संतुलन में रहेगा। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, इसे ईमानदारी से हल करके आपको, और इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आपको देना है। अगर ये नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसको समझा दूंगा। 9 ई व 4 ई बिंदु आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन का 9 गुना और इलेक्ट्रॉन का 4 गुना, यहाँ पे मतलब मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई दिया है। बिंदु आवेश परस्पर आर दूरी पर स्थित हैं। एक अन्य आवेश Q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें ताकि निकाय संतुलन में रहे, ये आपको ज्ञात करना है। वो दूरी आपको बतानी है जिस दूरी पर निकाय जो है वो संतुलन में रहेगा। धन्यवाद।